नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आर.एस. ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका अपना मित्र राजेंद्र साहू और आज हम बात करेंगे टेट सी टेट के एनवायरनमेंट पार्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक इकोसिस्टम के बारे में। तो आज हम जानेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि टेट और सी टेट में इकोसिस्टम से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण, आप जान रहे होंगे, आप सब लोग इस शब्द से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, ये मैं जानता हूँ और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक मानवीय समाज जो एक सामाजिक रूप में रहता है, वो चारों ओर से जो समाज है वो एक प्रकार से पर्यावरण है। लेकिन विज्ञान की भाषा में कहें एक अलग पर्यावरण होता है, उसमें मानवीय समाज के साथ साथ पेड़ पौधे, नदी, झील, झरने आदि सभी को समाहित किया जाता है। तो पर्यावरण, परि धन आवरण, जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। इसमें हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण शब्द और पर्यावरण का हम लोग अध्ययन करते क्यों हैं, क्योंकि पर्यावरण से कहीं ना कहीं हम लोग को रिलेट रहते हैं और पर्यावरण हम लोगों को आपस में घेरे हुए है चारों तरफ से। पर्यावरण एक ऐसा माध्यम कहें, एक ऐसा निकाय है जो हम सबको चारों तरफ से घेरा हुआ है। पर्यावरण में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का समष्टिगत इकाई है। मतलब पर्यावरण ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्यावरण में मानवीय समाज आता हो, उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टि होती है और जो समष्टि होती है वो किसी भी जीवधारी अथवा परितंत्रीय इकोसिस्टम आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके रूप, जीवन और ज्योति को तय करते हैं। मतलब आप जैसे पर्यावरण में रहेंगे, आपका वैसे ही रूप होगा, आपका वैसे ही जीवन होगा और आपके वैसे ही जीवन जीने की शैली होगी। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण का एक मानवीय समाज के साथ साथ जैविक और ब्रह्मांड जो भी है जुड़ा हुआ है, वो पूरा पर्यावरण, वातावरण एक साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग पर्यावरण में आगे देखेंगे कि पर्यावरण तो एक विषय के रूप में है, पर्यावरण विषय के रूप में है। पर्यावरण का जो टॉपिक हमने लिया है इकोसिस्टम, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द को आपने टेट सी टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझा होगा और टेट सी टेट के दौरान ही नहीं, हम लोगों ने अपनी विगत की जो क्लासें हुई हैं, हम लोग जहाँ पढ़ कर के आ रहे हैं, 10th 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड बीटीसी किया होगा, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द की ज़रूर अपने आँखों के सामने इसको देखा और समझा होगा, पढ़ा भी होगा हो सकता है। तो हम लोग फिर से इसको पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म रूप में अणुजीव होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। जो शामिल होते हैं वो क्या हैं? पेड़ पौधे, जानवर, अणुजीव, और वे अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। मतलब यहाँ पे दो वर्ड पॉइंट करेंगे आप, अजैव पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अजैव पर्यावरण क्या है और जैविक पर्यावरण क्या है। इस प्रकार परितंत्र अन्योन आश्रित अवयवों की एक इकाई है। मतलब अन्योन आश्रित का मतलब परितंत्र जो इकोसिस्टम है एक दूसरे पर निर्भर करता है और जो निर्भर करता है उसी निर्भरता के आधार पर जीवों को आवासों में बांटता है कि कौन जीव कहाँ रहता है, किसका कहाँ स्थान है। परितंत्र में आमतौर पर
अनेक खाद्य जाल बने होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के अननोन आश्रय और जैव जो ऊर्जा है उसको प्रभाव को दिखाते हैं। तो क्या है? पारिस्थितिक तंत्र इन जीवों के अननोन आश्रित और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाता है, जिसमें वे अपने आवास, भोजन और अन्य जैविक क्रियाओं को एक दूसरे पर करने के लिए निर्भर रहते हैं। मतलब परितंत्र है जो भाई सिस्टम, जो वर्ड है इकोसिस्टम, जो परितंत्र है वो एक दूसरे जैव और अजैव घटकों के बीच, जैव और अजैव पर्यावरण के बीच एक सामंजस्य है। जब आपने सिस्टम शब्द को समझा होगा कि सिस्टम का मतलब होता ही है कि लोगों का जुड़ना, एक से अधिक निकाय जब जुड़ेंगे तो उसमें एक सिस्टम का निर्माण होगा, जिसको हम पर्यावरण की भाषा में इकोसिस्टम बोलेंगे। चलते हम आगे जान लेते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इसका हम अध्ययन किस शाखा में करते हैं, थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, मतलब विज्ञान की वह शाखा नहीं, विज्ञान भी, लेकिन विज्ञान के साथ साथ क्या, जीव विज्ञान। इसमें एक नया शब्द जोड़ेंगे, जीव विज्ञान। विज्ञान की तो शाखा है, लेकिन विज्ञान की शाखा के अंदर जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध होता है। क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। और इसमें प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। मतलब इसमें प्रत्येक जो जीव जंतु है या वनस्पति है उसके लिए एक निश्चित वातावरण का निर्धारण किया गया है, और इसी के माध्यम से हम लोग आगे समझेंगे। पारिस्थितिक इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं। मतलब जो इकोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट मतलब पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैं, वो लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं कि जो जीव हैं और पर्यावरण है किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन आश्रित हैं और किस तरह से एक दूसरे की क्रिया करते हैं साथ मिलकर, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह पृथ्वी पर जीवन की जटिलता का पता लगाते हैं। मतलब वो समझना चाहते हैं कि क्या जीव आपस में पर्यावरण के साथ को रिलेट रहते हैं, और रहने के साथ साथ जो जीवन का जो जटिल है वो पर्यावरण के साथ जुड़ा है कि नहीं। आगे हम लोग समझेंगे। पारिस्थितिकी समझ लिया हमने, पारिस्थितिक तंत्र समझ लिया। अब हम आगे समझने वाले हैं कि जो जैव और अजैव की बात की गई थी पारिस्थितिक तंत्र में, वो जैव और अजैव घटक होते क्या हैं, जैव और अजैव वातावरण होता क्या है। जैव घटक और अजैव घटक, ये दो घटक होते हैं जिनसे मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। और पारिस्थितिक तंत्र में एक घटक अपने अपने रूप में अपने अपने कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा पहला घटक है जैव घटक, जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों आते हैं। जैव घटक के अंतर्गत क्या? उत्पादक नंबर 1, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक, ये तीनों जैव घटक के अंतर्गत आएंगे। और हमारा अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अजैव घटक के अंतर्गत भौतिक घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। मतलब ये तीनों कारक मिलकर अजैव घटक का निर्माण करते हैं, और ये तीन कारक मिलकर के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैविक घटक का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे हम इनके बारे में, जैविक और अजैविक घटक के बारे में विस्तार से समझेंगे। जो जैविक घटक था उसमें हमारा पहला पॉइंट था उत्पादक। तो उत्पादक होते क्या हैं? उत्पादक वे होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। भाई उत्पादक कौन होगा? जैसे हम लोग किसान लोग देखते हैं, खेती करते हैं, खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं और उनका उत्पादन करते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग इन्वायरमेंट में समझेंगे, इकोसिस्टम में समझेंगे। उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। इस वर्ग में वे सभी जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
और अब अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए उन जीवों में क्या विशेषता होती है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं, और इस वर्ग में वे समस्त जीव आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है। क्लोरोफिल आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पढ़ा होगा। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है, और इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, और जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट था हमारा, उत्पादक के बाद हमारा दूसरा पॉइंट था उपभोक्ता। अब जैसे उत्पादन हो गया किसी चीज़ का, सपोज दैट हमने गेहूं का उत्पादन किया। अब उत्पादन किस लिए किया, क्योंकि उसका उपभोग करने के लिए हम लोग उपभोक्ता बने हुए हैं। मतलब किसी भी चीज़ का उपभोग करने वाले लोगों को उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता समझेंगे, उपभोक्ता जो खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं। भाई जब आप उत्पादन कर चुके हैं तब उसको उपभोग किया जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। अब इस वर्ग में कौन कौन से जीव आएंगे हम लोग समझेंगे। इस वर्ग में सभी जीव जंतु आते हैं। भाई मनुष्य, जीव जंतु, जो भी प्राणी अपना इस धरा पे जन्म लिए, इस धरा पे हैं, तो उनके अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं न कहीं भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो तो हो गया, लेकिन मनुष्य और जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर हैं वो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उसको खाएंगे। ठीक, इसमें समझे वर्गीय जीव अपना भोजन स्वयं ही नहीं बना पाते, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भाई उपभोक्ता जैसे मानव है तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भाई उत्पादक ने तो बना दिया, उत्पादक का काम था भोजन का बनाना, लेकिन जो मानव है, उपभोक्ता है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाता है। इसको भोजन बना बनाया एक दूसरे माध्यम में प्राप्त होता है, कच्चे रूप में, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट था जो हमारा, इसमें थोड़ा सा और समझेंगे उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी। शाकाहारी ये बर्ड आप समझ रहे होंगे, ये बर्ड जो शाकाहारी बर्ड है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। शाकाहारी मतलब शाक खाने वाले, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। और इनके अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट था मांसाहारी। आप समझ रहे होंगे मांसाहारी, ऐसे जीव जो मांस को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। और ये मांसाहारी जीव आहार दूसरों का करते हैं, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जो अंतिम पॉइंट है हमारा, सर्वभक्षी, मतलब सभी का भक्षण करने वाला। शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों का भक्षण करने वाले को हम लोग सर्वभक्षी बोलेंगे। ये पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता इत्यादि। हम लोगों ने अभी तक जैविक घटक पढ़े, उसके 3 पॉइंट थे, उत्पादक, उपभोक्ता। अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अपघटक, जो अंतिम पॉइंट होगा जैव घटक का। अपघटक मतलब किसी चीज़ का अपघटन, उनको तोड़ना, मतलब जीवों का एक तीसरा जो वर्ग है अपघटक वर्ग कहलाता है। इसका काम क्या है, ये जीवों का तीसरा वर्ग है और इसका काम है सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जीवाणु और फंगस आते हैं। जीवाणु जो भोजन करते हैं सड़े हुए पदार्थों का, उनका भोजन करते हैं, और जैसे मृत पौधों और जीव जंतुओं के शरीर का अपघटन में सहायता करते हैं। अब इनको हम समझेंगे अपघटक को। अपघटक होते क्या हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, जो कोई बड़ा सा जानवर था, किसी कारण से उसकी मर जाता है, वो रोड में या साइड में पड़ा है, उसको धीरे धीरे वहाँ पड़ा रहता है और सूक्ष्म चीज़ों द्वारा धीरे धीरे उसका भोजन कर लिया जाता है और एक समय वो मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जो अपघटक हैं, ये लोग सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ये उसका अपघटन कर देते हैं और धीरे धीरे
मिट्टी में मिल जाता है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग आई होप समझ गए होंगे। हम लोग अब बढ़ेंगे अजैव घटक की तरफ। अजैव घटक का पहला पॉइंट था भौतिक घटक, मतलब अजैव और जैव। तो हम लोग जैव पढ़ चुके हैं, अब हम समझेंगे अजैव घटक के बारे में। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट था भौतिक घटक। भौतिक घटक में जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है तापमान, और दूसरा पॉइंट है आर्द्रता, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब जो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, जो स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। हमारा है चौथा पॉइंट वायु। जैसा कि जानते हैं कि जीवन जीने के लिए वायु की बहुत आवश्यकता होती है, मानवीय विकास के लिए, पेड़ पौधों के विकास के लिए और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए वायु का एक अपना महत्व होता है। और हमारा भौतिक घटक में अंतिम पॉइंट है स्थल आकृतियाँ। ये जो स्थल आकृतियाँ होती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे पहाड़ हुआ, नदी, झील, झरने और भी स्थलाकृतियाँ होती हैं। जैसे क्या हम बोलेंगे, पहाड़ों के बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनकी अलग स्थलाकृतियाँ होती हैं, नदी के किनारे की स्थलाकृतियाँ अलग अलग होती हैं। ये सभी प्रकार के जो पॉइंट थे, मैंने 5 पॉइंट आपको इसमें बताए, ये सभी भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, जैसे कि 3 पॉइंट को रख दिया, भौतिक घटक कौन कौन से हैं, इनमें से भौतिक घटक कौन कौन हैं, तापमान, आर्द्रता और ऊर्जा। अब एक चौथा घटक रख दिया, जैसे रख दिया कोई भी, हम लोग उपभोक्ता है मैं ही कोई रख दिया। तो अब हम लोगों को जब पढ़ा होगा समझेंगे हम लोग कि भौतिक घटक में 3 पॉइंट थे, ये तीनों भौतिक घटक के हैं, इनमें से कौन नहीं है, जो चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा किया जाएगा वो भौतिक घटक का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तापमान जैव घटक है या अजैव घटक है। अब हम लोगों ने अभी जैव घटक के बारे में समझा। जैव मतलब जीव जंतुओं से संबंधित है, तो उसमें उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक आए थे। उसी में अब अजैव घटक हमने पढ़ा। अजैव घटक में तापमान आया, तो तापमान एक अजैव घटक है, ना कि जैव घटक। अब क्वेश्चन को आगे पीछे करने का मतलब ये है, कभी नहीं जोड़ दिया कि नहीं है, और कभी जोड़ दिया कि है तो 3 नहीं दिया। तो हम लोग समझेंगे कि तापमान, आर्द्रता और सौर ऊर्जा, इसके साथ वायु और स्थलाकृतियाँ, ये 5 पॉइंट हैं, ये भौतिक घटक हैं। आगे हम लोग देखेंगे अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक जैसे कि जल, इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल जैसा कि आप समझ रहे होंगे, जो वायुमंडल है, वायुमंडल, वायु का मंडल मतलब ऐसा मंडल जिसके चारों तरफ वायु का घेरा है, एयर, हवा घेरे हुए है, ऐसे मंडल को वायुमंडल बोलते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है मिट्टी। मिट्टी एक अकार्बनिक कारक है, जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, किसान अपनी फसलों का उत्पादन करता है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के निवास स्थान भी मिट्टी में होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खनिज। खनिज के बारे में हम समझेंगे। खनिज जो धरती के नीचे खुदाई के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उनको खनिज बोलते हैं, और ये अकार्बनिक कारक है। अंतिम कारक है चट्टानें। चट्टानें जैसा कि पत्थर की बनी होती हैं और समतल से कुछ ऊंचे उठी होती हैं, उनको चट्टान बोलते हैं। चट्टान भी अकार्बनिक कारक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कार्बनिक कारक। इन सब में ये तीनों पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कार्बनिक कारक के अंतर्गत। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम कहें इको सिस्टम में ही नहीं, जो और भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कार्बन के जो महत्वपूर्ण रूप है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम भोजन के सबसे आवश्यक रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि रोटी, चावल मुख्य भोजन होता है। भारतीय समाज में ये मुख्य भोजन माना गया है, और रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। प्रोटीन कार्बनिक कारक है। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना ही होता है,
और उसमें अंतिम पॉइंट है वसा। वसा भी कार्बनिक कारकों से मिलकर के बनी होती है। तो इसमें अभी तक हमने समझा अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक कारक। अकार्बनिक में क्या क्या था हम लोगों ने देखा, तापमान, अकार्बनिक में था जल, वायुमंडल, मिट्टी, खनिज और चट्टान। भौतिक में क्या था, तापमान, आर्द्रता, सौर ऊर्जा, वायु और स्थलाकृति। और हमारा अंतिम पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, कार्बनिक कारक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हम लोग आज से टेट, सीटेट की लेकर के एनवायरनमेंट की क्लास आप सबके बीच रोज़ लेकर के आएंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। रोज़ हमारी क्लास रहेगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सब तक वीडियो के माध्यम से रोज़ मैटर पहुंचता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।